ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको सही, कंफर्म, ऑथेंटिक खबरें पहुंचा रहा है, खासतौर पर वेस्ट एशिया की, और कुछ जानकार लोगों से भी आपकी मुलाकातें करा रहा है, ताकि आप उस वो जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया के जरिए दिया गया नैरेटिव है, उससे बचते हुए सही ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक आप कुछ सोच सकें, समझ सकें। चूंकि ये जो प्रोपेगेंडा है, ये गोदी मीडिया तो हमने हिंदुस्तान में नया सुना है कुछ साल से, लेकिन पूरी दुनिया में जो वेस्टर्न मीडिया अपनी सरकारों के गोदी मीडिया के तौर पर काम करता रहा है, उसकी पहले बड़ी इज्जत हुआ करती थी, वो सब नंगे हो गए हैं। खैर, आज जो हम बात कर रहे हैं, जाने माने साइंसदान जनाब गौहर रजा साहब से बात कर रहे हैं, और आज का मौजू बहुत अहम है। वो ये कि ईरान ने हाल ही में 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं रूस से, और इस वक्त ट्रंप ने जो धमकी दी है ताजा, जिसकी खबर मैं आपको दे चुका हूं, वो ये अब न्यूक्लियर की बात कम कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मिसाइल प्रोग्राम को अगर ईरान ने आगे बढ़ाया तो हम इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ हमले में शामिल होंगे, जंग में शामिल होंगे। हालांकि जून में भी वो ये काम कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आखिर इस वक्त ईरान इतना मजबूती से कैसे जा रहा है। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि इजराइल के एनालिस्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर जंग शुरू हुई तो इजराइल के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ सकते हैं। अब क्या कुछ बता रहे हैं गौहर रजा साहब, उनसे समझते हैं सीधे। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है, ईरान जो कुछ कर रहा है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे लोगों तक पहुंचने की ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये तो आपकी आपकी मोहब्बत है, आप वक्त दे देते हैं हमें, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं जी। क्या कुछ देख रहे हैं जो ईरान, एक साइंसदान के तौर पर, एक जो जो ईरान जिस तरह से मुख्तलिफ मैदानों में, साइंस के मैदान में खास तौर पर जो तरक्की कर रहा है, सैटेलाइट लॉन्च, एक जमाना था जब सिर्फ कुछ ही मुल्कों तक महदूद था और उसके अलावा नहीं था। आप कैसे देख रहे हैं ईरान जो कुछ कर रहा है अभी तैयारी के तौर पर? अभी साहब, हमें थोड़ा सा इतिहास, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तारीख के पन्ने पलटने पड़ेंगे। ये जो 3 मेजर सभ्यताएं थी, यानी चाइना, इंडिया और ईरान की सभ्यता, ये कोई नई सभ्यताएं तो है नहीं। ये ऐसा तो नहीं है कि एकदम से पहुंचे कुछ सेटलर्स और अमेरिका बना दिया। यहां पर एक लंबा ट्रेडिशन है, और ये लंबा ट्रेडिशन बहुत, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत है, जिसमें इल्म हासिल करना, जिसका कुरान में भी जिक्र है कि इल्म हासिल करना है, बिल्कुल इल्म हासिल करना है चीन तक ही क्यों ना, कुरान में नहीं, हदीस में। तो हदीस में भी जिक्र है कि चीन तक जाओ। तो ये सभ्यताएं जो थी, ये ऐसी सभ्यताएं थी जहां बड़े बड़े आलिम पैदा हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए, और एक लंबी लिस्ट है तीनों जगह पर ऐसे लोगों की जिन्होंने इस कायनात के राज जानने की कोशिश की। अगर हम मजहब को एक तरफ रख दें तो मजहब के मामले में ना पढ़ें इस वक्त, क्योंकि वो उस पर ज्यादा उबाल आता है बहुत लोगों को। हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में जो मार्के हासिल किए ईरान ने और ईरान की सभ्यता ने, वो किसी की नजरों से छुपे हुए नहीं। यानी अगर सिर्फ हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में जो साइंस में मार्के हासिल किए, उनकी भी तारीख बहुत पुरानी। 5वीं सदी में मरागा ऑब्जर्वेटरी बनती है, और अगर ऑब्जर्वेटरी बन रही है मरागा में, तो इसका मतलब यह है कि वहां स्पेस साइंसेस का ट्रेडिशन कहीं ज्यादा पुराना रहा होगा, वरना ऑब्जर्वेटरी बनाई नहीं जा सकती। बिल्कुल। और वो दुनिया की सबसे लेटेस्ट बेहतरीन ऑब्जर्वेटरी उस वक्त होती है।
उस ऑब्जर्वेटरी में दुनिया भर के साइंटिस्ट इकट्ठा किए जाते हैं, वहां रहने की जगह है, वहां ऑब्जर्वेशंस की जगह है, वहां टेबल्स बनाई जा रही हैं, चांद सूरज तारे अलग अलग ग्रह कैसे चक्कर लगा रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है, वगैरह वगैरह। ये ऑब्जर्वेटरी जो है वो ऐसी ऑब्जर्वेटरी है काज़मी साहब कि जिसका ब्लूप्रिंट दुनिया में और ऑब्जर्वेटरीज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां तक कि हमारे यहाँ जो बनी है जंतर मंतर, उसमें भी उस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया गया। राजा जयसिंह जब बनाते हैं, कई सदी बाद बनाते हैं, तो एक लंबा ट्रेडिशन है जहां अलबरूनी पैदा होता है। अलबरूनी जो हिंदुस्तान आता है, यहां से सीखता है, संस्कृत सीखता है, यहाँ इंटरैक्ट करता है, लोगों के साथ बातचीत होती है, उसे आर्यभट्ट का पता लगता है और वो उसको ऑब्जर्वेशंस को आगे बढ़ाता है। हमें मालूम है कि इसी जगह यानी ईरान में ही जो ऑब्जर्वेशंस उस वक्त थी, उनका इस्तेमाल यूरोप में किया गया, और जो टेबल्स बनाई गई थी उनका इस्तेमाल यूरोप में किया गया। यहाँ उमर खयाम एक और ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं इस्फहान की, और मैथमेटिक्स और अलजेब्रे में मार्के हासिल करते हैं। तो ये कोई नया ट्रेडिशन तो है नहीं ईरान के लिए। ट्रेडिशनली न सिर्फ ये कि स्पेस साइंसेस, बल्कि अदब से लेकर के साइंस के हर शोबे में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कोशिश कर रहे हैं नॉलेज को आगे बढ़ाने की, उसके फ्रंटियर्स को आगे बढ़ाने की, उसकी हदें बड़ी कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान हो, चीन हो, ईरान हो, वहां के अवाम तक में अगर आप देखें, यानी गरीब से गरीब आदमी को देखें आप इन जगहों के, तो उसके अंदर जो चाह है अपनी अगली नस्लों को पढ़ाने की, उन तक इल्म पहुंचाने की और दुनिया का बेहतरीन इल्म पहुंचाने की चाह है। एक घर में काम करने वाली भी, आप ही अपने चारों तरफ देख लें हिंदुस्तान में, एक घर में काम करने वाली या सड़क पे झाड़ू देने वाला, उसकी चाह यही होती है कि वो अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दे सके। तो एक ट्रेडिशन है इन जगहों के ऊपर। अब डिसरप्शन हो जाता है बड़ा तीनों जगह, यानी चाइना में, इंडिया में और ईरान में। चाइना में थोड़े कम वक्फे के लिए है, उसके बावजूद वो काफी लंबा है वक्फा, पर इंडिया और इसमें ईरान में तो बहुत लंबे अरसे के लिए यूरोपियन ताकतें कब्जा कर लेती, और वो डिसरप्शन है बहुत बड़ा। उसके बावजूद अवाम के बीच में इल्म हासिल करने की चाह मौजूद है, डिस्कशन की, बोलने की, आजादी से अपनी बात रखने की सलाहियत मौजूद। अब अगर हम इस पे नजर डालें तो ईरान में क्या होता है कि अमेरिका फौरन इंटरवीन करता है आजादी के फौरन बाद उनकी। जैसे ही वो इंटरवीन करते हैं तो शाह के का पीरियड जो गुजरता है उसमें ऑब्जर्वेटरीज बढ़ रही हैं, बन रही हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है अब? क्योंकि अमेरिका कब्जा कर चुका है, इसलिए सारा मकसद यह है कि रूस को कैसे ऑब्जर्व किया जाए। ऑब्जर्वेटरीज तो बन रही हैं, पर अब रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, सारा डेटा वहां से कलेक्ट किया जा रहा है रूस के खिलाफ। फिर वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन हो जाता है, उससे फिर एक बार डिसरप्शन होता है, काफी वक्त के लिए सब कुछ बंद हो जाता है। पर जब अमेरिकन छोड़ के भागते हैं तो एक रिपोर्ट के मुताबिक वो इतनी जल्दी में भागते हैं वहां से कि ये ऑब्जर्वेटरीज जो बनी हुई हैं वहां पे, वो काम करती छोड़ के भागते हैं। यानी वो ऑपरेशन में और वो बस्ता उठा करके चल देते हैं। जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वहां पर, जो टेक्नीशियंस हैं वहां पर, जो साइंटिस्ट हैं वहां पर, वो छोड़ देते हैं। लेकिन इस समाज के अंदर
इतनी ताकत मौजूद है कि उनको इस्तेमाल अब अपने लिए कर पाए। आप बदलाव समझ रहे हैं कि क्या जी हुआ? जी 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 बदलाव इंपीरियलिज्म की खिदमत करने से एकदम से अपनी खिदमत की अहलियत रखना बड़ी बात है। जी 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 ये और सभ्यताओं में, मतलब अफ्रीका के कुछ देश अगर ले लूं मैं, और वहां पर अमेरिकन ने कुछ बना रखा है ऐसे, तो वहां क्षमता ही नहीं है, उनकी अहलियत नहीं है कि उनको ऑपरेट कर सकें। यहां ये समाज सीखता है और फिर इनको ऑपरेट करता है और अब अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। धक्का है बहुत बड़ा। बहुत पीरियड के लिए इनका स्पेस प्रोग्राम जो है वो उसको ग्रहण लग जाता है, लेकिन ग्रहण से निकलते ही क्या होता है कि ईरान यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेसेस का मेंबर बन जाता है 1958 में ही। ये स्पेस एज की शुरुआत है। जी 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 बिल्कुल। और ईरान कहां खड़ा है? पीसफुल जी जी यूज ऑफ। बाद में जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, उस पीरियड में हमें यह साफ दिखाई देता है कि वो कहता है रूस और चीन से, अमेरिका से तो अब कुछ रहा नहीं, अमेरिका तो अब दुश्मन बन चुका है, वो रूस और चीन से कहता है कि भाई हमारे सैटेलाइट हम बनाने को तैयार हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में या स्पेस टेक्नोलॉजी में यह समझना जरूरी है कि रॉकेट जो है वो ट्रक का काम करता है, यानी वो माल ले जाने और लाने का काम करता है। रॉकेट अपने अंदर कोई चीज नहीं, वो टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, वहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। किसी एक ऑर्बिट में जो सैटेलाइट या जो भी व्हीकल है, आप जो भी आप लोड पेलोड है, उस पेलोड को एक खास ऑर्बिट में उसे छोड़ के आना है या छोड़ के खत्म हो जाना है। तो ऐसे में समझना चाहिए कि पेलोड कितना इंपॉर्टेंट है, यानी सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। रॉकेट जो है वो तो प्लेसमेंट की चीज है, वो तो ट्रक है। अगर आपने ये टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली कि आप किसी भी चीज को वहां किसी भी ऑर्बिट में ले जा सकते हैं, तो फिर आपके लिए सैटेलाइट बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं। सैटेलाइट में साइंस ज्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन साइंस की ज्यादा जरूरत है। और रॉकेट में टेक्नोलॉजी की ज्यादा जरूरत है साइंस के मुकाबले में, साइंस मैच्योर्ड है। तो इन दोनों चीजों को इतने कम अरसे में मास्टर करना एक अपने अंदर बड़ी बात है, और खास तौर से जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। मैं वहां की सरकार को इसका श्रेय नहीं दे रहा, मैं उस लॉन्ग ट्रेडिशन को श्रेय दे रहा हूं जिसकी मैंने शुरू में बात की। जी जी इल्म हासिल करना, इल्म का इस्तेमाल करना, ये वहां की आवाम जानती थी। वहां पर एक बड़ा तबका था साइंटिस्ट का जो टेक्नोलॉजी और साइंस की हदों को छू रहा था, छूने की अहलियत रखता था। और वो हम एक बार फिर देख रहे हैं कि वहां न सिर्फ ये कि उन्होंने मास्टरी हासिल की मिसाइल बनाने में, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि जो मुल्क जैसे हिंदुस्तान भी, जो मुल्क शुरुआत में पीसफुल पर्पसेस के लिए स्पेस को यूज कर रहा है, उसको आप धकेल दें इस डायरेक्शन में, इस दिशा में ढकेल दें कि उसे अपनी एनर्जीज लगानी पड़े मिलिट्री यूज के लिए। मैं जो बात कहना चाहता हूं ईरान के ताल्लुक से, उसमें जरूरी इसको समझता हूं कि हमारी समझ में यह आ जाना चाहिए कि हमने एक मुल्क जो पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को,
उसको धकेल दिया हम्म, कि अब तुम खतरे में हो, इजराइल एक तरफ है तुम्हारी, तुम्हें लड़ना पड़ेगा इराक से, तुम्हारे बाकी चारों तरफ दुश्मन फैले हुए हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो और मुल्क हो जो उसको टच कर रहे हैं, और सबसे बड़ा इजराइल। हम्म, तो आप उसे धकेल रहे हैं कि चलो भाई अब इनसे जूझो, ये प्रायोरिटी पर है, ये कहीं ज्यादा अहमियत रखता है बनिस्बत स्पेस साइंस करने और पीसफुल पर्पसेस के लिए। मैं समझता हूं कि वहां की यूनिवर्सिटीज ने और जो उनकी एजेंसीज हैं, स्पेस एजेंसीज है वो, और एक सैटेलाइट उनमें से प्राइवेट सेक्टर का है, ये 3 रूस के रॉकेट ऊपर भेजे गए हैं, जिसमें और 45 के करीब शायद उसमें और पेलोड थे अलग अलग तरह के। ये सैटेलाइट क्या है, इसके बारे में बहुत कम बात पता लग पाई, ज्यादा बात पता नहीं लग पाई। अच्छा, मैं यहां लेकिन तक जो बात हुई उसमें 2-3 चीजें बहुत ही साफ सीधे सीधे नतीजे के तौर पर कही जा सकती हैं, जो बात आपने अब तक कही। भारत, चीन और ईरान ये पुरानी सभ्यताएं हैं, इल्म के लिए उनकी हमेशा दिलचस्पी, इल्म के मैदान में आगे बढ़ने की दिलचस्पी। बीच में डिसरप्शन आए, अंग्रेजों की हुकूमतें आईं और उसमें बहरहाल है वक्त में नुकसान हुआ, तरक्की रुकी। और आपने ये बात भी कही कि ईरान जो पीसफुल यूज ऑफ स्पेस की बात कर रहा था, उसने बाकायदा एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे, उसको उस तरक्की से, साइंस की तरक्की से जो रोजमर्रा की जरूरत के इस्तेमाल की चीजें बना सकते हैं, उसको धकेल दिया हथियार बनाने की तरफ। और ये एक तरह से उस तबाही में एक तरह से ईरान को भी शामिल कर दिया कि जो जंगों से होती हैं। तो ये एक बहुत ही अहम पहलू है कि इंसानियत की तरक्की को रोकने का काम अमेरिका, इजराइल और उनके साथियों ने किया। अब मैं एक चीज जो और समझना चाह रहा हूं, इस वक्त गर्म है माहौल, कहा यह जा रहा है कि जंग फिर छिड़ सकती है। इधर काफी मिसाइलें तैयार की हैं और रेंज बढ़ाने में ईरान के माहिरीन बहुत माहिर हैं। वो हजारों किलोमीटर की रेंज मसलन 1 हफ्ते में ही कर सकते हैं, और उन्होंने इस हद तक भी दावा किया कि अमेरिका में भी किसी भी जगह तक हम पहुंच सकते हैं, हमारे मिसाइल पहुंच सकते हैं। 12 दिन की जंग में यह साबित कर दिया कि इन तमाम मुल्कों के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे वो नाकाम रहे और ईरान की मिसाइलें पहुंची, ऐसी पहुंची कि मोसाद के चीफ के दफ्तर तक अंदर घुस गई। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो तरक्की है, इसको जाहिर है रोकने की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन कितनी मजबूत है, कितनी लॉन्ग टर्म फायदे की चीज है, कितना शॉर्ट टर्म इसमें कुछ सोचा जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो, और दूसरा पहलू ये है कि वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल हो। वो ईरान का अपना है, क्योंकि माफ कीजिएगा, उसके बीच में वही मामला न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी है। ईरान मुसलसल कह रहा है कि हम पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो बार बार शक जाहिर कर रहे हैं कि आप हथियार बना लेंगे। तो ये वो भी एक तरह से हथियार बनाने की तरफ ही ले जाने की तैयारी। बात यह है कि ये टेक्नोलॉजीज जो हैं, खासतौर से स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हथियार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी को पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब समाज ही ऐसा हो, दुनिया ही ऐसी हो, मुल्क ही ऐसे हो जहां पर उनको इस्तेमाल करना पड़ जाए, तो एक बार कैपेबिलिटी आने के बाद दोनों में से किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो दोनों तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें, या जो सैटेलाइट है वो दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्नूपिंग के लिए भी किया जा सकता है, सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और पीसफुल पर्पसेस के लिए भी। लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पीसफुल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बेशक। ऐसा नहीं है कि मिलिट्री की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। आप ये सोचिए
काजमी साहब, जी जी कि आज आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो गूगल मैप चला देते हैं फौरन, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी जाना हो। हम्म ये सोच लीजिए कि कल को गूगल ने हिंदुस्तान में वो मैप रोक दिया तो क्या हाल होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसी दौर में आ एकदम जाए, उसी दौर में आ जाए, कैसे जाए। बिल्कुल यही होगा। हाँ। तो उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि आपके पास गूगल मैप को फौरन रिप्लेस करने के लिए सैटेलाइट होना चाहिए, हम्म वरना आपका मुल्क जो है एकदम से रुक जाएगा। हम्म। भाई वो डिसरप्शन बहुत बड़ा डिसरप्शन होगा, ट्रक चलने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है, मैं बीच में थोड़ा इसलिए सा, मैं आपको बीच में थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूं। जब ये 12 दिन की जंग शुरू हुई, पहले दिन ईरान का बहुत नुकसान हुआ। पता ये चला कि उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया था इसराइल ने। कुछ घंटों में उसको उन्होंने कंट्रोल किया और अपने यहां इंटरनेट को कम किया या काट दिया या स्लो कर दिया। और उसके बाद इसराइल उन टारगेट्स पर हमले करने में नाकाम होता रहा। ये इंटरनेट को रोकने का भी एक तरह से इस्तेमाल हुआ। मैं तेहरान में इस सिलसिले में मैंने बात की। मैं सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हम जिसे पीसफुल पर्पस कह रहे हैं हम्म वो भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक है, पर्पस है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में दोनों के बीच में जो लकीर है हम्म वो धुंधली पड़ गई है पूरी हम्म तरह से। हम्म हम्म इसलिए ईरान का ये जो स्टेप है, जहां उन्होंने 5 मीटर की ब्लैक एंड व्हाइट रेजोल्यूशन है हम्म और 10 मीटर के करीब कलर हम्म रेजोल्यूशन हम्म है, एक उसको। और मेरे ख्याल में ही ये मिल नहीं रहा मुझको, मैंने तलाश किया लेकिन मुझे मिला नहीं। हम्म ये सिंथेटिक अपर्चर ही होगा। सिंथेटिक अपर्चर नॉर्मल अपर्चर के मुकाबले में बहुत एडवांस है। हम्म यानी वो जितना डेटा कलेक्ट कर सकता है एक शॉर्ट पीरियड में, उतना नॉर्मल अपर्चर जो है वो नहीं कर सकता। तो एकदम क्षमता बढ़ जाती है, जो कैपेबिलिटी है बिल्कुल। उसकी। और ये पेलोड भी काफी है, जो बड़ा हम्म सैटेलाइट है। हम्म उनका सबसे बड़ा सैटेलाइट गया है, एक सैटेलाइट हम्म जो रिमोट सेंस। तो अगर उनको इजराइल के हमलों से बचना है तो स्टेबल नेटवर्क सैटेलाइट्स का बनाना होगा, और उसकी तरफ ये एक बड़ा कदम है। और इसीलिए अमेरिका परेशान है, इजराइल परेशान है इनको लेकर के। रूस और चीन मदद कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो मिसाइल बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। सोडियम परक्लोरेट की बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत होती है, जिससे अमोनियम परक्लोरेट क्लोरेट बनाया जा सकता है, जो सॉलिड फ्यूल है रॉकेट के लिए भी और मिसाइल के लिए भी। अब मिसाइल्स हैं उनके पास अभी तक की खबर के मुताबिक, जिनकी रेंज ज्यादा से ज्यादा 3000 किलोमीटर है। जिसका मतलब यह है कि यूरोप का आधा हिस्सा आ जाता है, इजराइल तो उसके अंदर ही आ जाता है, पूरा मिडिल ईस्ट आ जाता है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा आ जाएगा अगर वो इधर की तरफ ईस्ट की तरफ रुख कर लें, जो नहीं करेंगे होपफुली। तो अभी उनकी कैपेबिलिटी, पहुंच बहुत बड़ी है। इससे हो सकता है कि ज्यादा कैपेबिलिटी के हों जो उन्होंने डिक्लेयर ना किए हों, लेकिन अगर इतनी कैपेबिलिटी है तो अमेरिकन शहर 10,000 किलोमीटर के फासले पर है लगभग। जिसका मतलब यह है कि अगर ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पानी में तो अमेरिका की सरहदें भी उनकी रेंज में, जो लगातार ईरान क्लेम कर रहा है। ईरान ये क्लेम कर रहा है कि वो भी हमसे बच नहीं पाएंगे। अब सवाल यह है कि मिसाइल को सही तरीके से हम कैसे दाग सकते हैं, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए स्टेबल स्पेस सर्वेलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वक्त पर काम करता रहे।
यानी जिसको रोका ना जा सके, जिसको इंटरवीन ना किया जा सके, जिसको एकदम से हैक ना किया जा सके, ऐसा सिस्टम जरूरी है। तो ईरान उसकी तरफ बढ़ रहा है। और ये कदम एक अहम कदम है, और इसमें रूस ने उसको मदद की है ऊपर ले जाने में। ये भी अपने अंदर एक अहमियत रखता है। चाइना और रूस लगातार उनको मदद कर रहे हैं, हम भी मदद कर रहे थे। ये तो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है। वरना अगर तारीख के पन्ने फिर पलटे हम, तो हिंदुस्तान और ईरान के जितने गहरे ताल्लुकात रहे हैं, उतने किसी भी और मुल्क के साथ नहीं रहे उनके। हमारे यहाँ फारसी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हाल ही में खत्म हुई है। अगर लंबी लंबी तारीख देखें तो अब से 50, 60, 70 साल पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो हमारे तो इतने गहरे ताल्लुकात इस वजह से भी थे कि मुगल सल्तनत से पहले से ही एरियंस का आना जाना, दोनों तरफ मिक्सिंग, वो बहुत ही गहरे ताल्लुकात बनाता है पूरी की पूरी तारीख में। ये अभी गड़बड़ शुरू की है इस सरकार ने, कि वो ईरान से हट करके इजराइल की तरफ रुख कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी कोशिश कर रहा हूं यहां बताने की आपके दर्शकों को, नाजरीन को, कि भाई जो कदम अभी उठाया है वो कदम ईरान के इतिहास में उसकी जड़ें जाती हैं, ईरान की तारीख में उसकी जड़ें जाती हैं। और ईरान में अगर हमारे जैसे लोग हैं या चाइना जैसे लोग हैं और वैसी सभ्यता और वैसी तहजीब है, तो ये भी समझना चाहिए कि खुद एतमादी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनी तौर पर, जो इल्म से आती है। और खुद एतमादी के साथ साथ सेल्फ रिलायंस जिसको कहते हैं, उसकी तरफ मूव करते रहने की चाह है। बिल्कुल। हमारे मुल्क में इस वक्त सेल्फ रिलायंस कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं माना जा रहा है। हमारे यहाँ तो स्टार्टअप की बात हो रही है और विश्व गुरु होने की बात हो रही है और ये सारी बातें हो रही हैं, पर वहां पर जो खुद एतमादी है, और ये शायद अच्छा हुआ कि दुनिया ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। उन्हें मेहनतों से चीजें लानी पड़ रही हैं। तो मुझे बार बार याद आता है सीवी रमन का कहना। सीवी रमन के पास एक लड़का आया जो उनका रिसर्च स्कॉलर था, और उसने कहा कि हमारे पास 20 केवीए का नहीं है जनरेटर, तो ये एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता, मैं कैसे करूं हमारे पास। तो उन्होंने पूछा कितने का है, तो बोले 15 केवीए। तो बोले बाकी के 5 केवीए अकल लगाओ ना, हो जाएगा। तो वहां ईरान को ये मौका मिल गया कि वो 5 केवीए की अकल लगा करके ये सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर चाइना ने मदद की, कीजिए, कोरिया ने मदद की, ये इल्जाम लग रहे हैं लगातार, शायद इनमें कुछ सच्चाई भी हो, रूस ने मदद की, तो उस मदद की कितनी कदर कीमत होगी वहां के लोगों के बीच में, क्योंकि वो मदद ही है जो आ रही है, वो कोई इनको दे नहीं रहे हैं चीजें। बेशक बेशक। वो इन्हें सैटेलाइट बना के नहीं दे रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं बनाने में। जैसे रूस ने हमारी बहुत मदद की शुरुआत के पीरियड में, तो हमारे यहाँ कदर थी उसकी बहुत कि रूस मदद कर रहा है, पर हमें काम करना पड़ रहा है, कोई आग ला के बाहर से नहीं दे रहा। यानी आपको कार भी बनानी है, साइकिल। गौहर रजा साहब, हमारे पास जरा वक्त अब महदूद रह गया है, कम रह गया है। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद फौरन जंग शुरू करा दी गई सद्दाम हुसैन के जरिए 1980 में ही। 1979 में इनकलाब कामयाब हुआ, 80 में जंग शुरू करा दी गई, 8 साल जंग चली। उसके बाद इसके साथ साथ पाबंदियां लगी रहीं। इस दरमियान जो तालीम के मैदान में ईरान ने मदद जो अपना काम किया है, यह एक असेसमेंट बहुत पहले से कम 10 साल पुराना मैं बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटियों में 60% या उससे भी ज्यादा लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं।
और वो बाकायदा जो इजराइल पर जो जवाबी कार्रवाई हुई उसकी कुछ डिटेल तेहरान से मालूम हुई। जो ड्रोन ऑपरेट कर रही थी वो लेडीज थी, लड़कियां थी तेहरान में बैठी हुई या दूसरे मकामात पर। तो वो उस तरह से उन्होंने तरक्की की है और वाकई पाबंदियों के साथ साथ उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी बना लिया और अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले गए। अच्छा, अब इस वक्त की जो सूरत हाल है, अगर इसको क्यों ऐड कर दूं? जी आपने हाँ जो अपनी जानकारी दी जी कि 60% लड़कियां हैं जी यूनिवर्सिटीज में, जी और इन लड़कियों में से, इन औरतों में से, इन महिलाओं में से 70% साइंस कर रही हैं। जी 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 70%। ये सिर्फ बहुत 30% और कहीं जा रही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है कि वो ड्रोन ऑपरेट करेंगी। जी 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 ड्रोन बड़ी बात। नहीं थी तेहरान से, क्योंकि मैं वहां से अक्सर इंटरव्यू करता हूं, मालूमात हासिल करता हूं ताकि ग्राउंड जीरो से लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा सके। अच्छा, इस वक्त की जो साइंटिफिक तरक्की ईरान की और उसके चारों तरफ ये घिरा हुआ, दुश्मनों से घिरा हुआ होने के बावजूद जून में जब जंग होती है तो आखिरी हमला करने की इजाजत ईरान को होती है और 3 घंटे तक इजराइल पर हमले करता है, जवाबी कार्रवाई की इजाजत नहीं होती। और अमेरिका के अल उदैद अड्डे पर कतर में हमला करता है, उसके बाद अमेरिका को इजाजत नहीं होती कि वो जवाबी कार्रवाई भी करे। इस हद तक दब करके एक तरह से उन्होंने जंग को बंद कराया। क्या अब आपको कोई उम्मीद लग रही है कि फिर वो ईरान के खिलाफ ये जंग छेड़ेंगे इन तरक्कियों के बावजूद? भी जो कल मैं रिपोर्ट देख रहा था, रिपोर्ट के बारे में न्यूज देख रहा था, ये अमेरिकन एक एजेंसी की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट एजेंसी की रिपोर्ट है। उसका ये कहना है कि 2026 में दोबारा से इजराइल हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। और ये एक बड़ी ऐसी हॉटलाइन है, उसमें कई जगह के बारे में लिखा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर के बारे में लिखा है, उसमें बड़ा खतरनाक फ्यूचर जो है वो पेंट किया गया है। कोई कोई बहुत उम्मीद अफजा बात नहीं है वहां पर। लेकिन ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 2026 में फिर से सरफेस पे आ सकता है, सतह पे आ सकता है। ये मेरा मानना ये है कि चाहते नहीं है कि मिडिल ईस्ट में कोई इंडिपेंडेंटली अमेरिका से अलग हट करके अब आजादाना तौर पर अपनी पॉलिसीज बना सके। ऐसी कोई कैपेबिलिटी अगर डेवलप होती है तो उससे परेशान है अमेरिका। इजराइल तो मैं बार बार कहता हूं कि एक दिन भी इस धरती के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता अगर अमेरिका की पनाही ना हो। दिलचस्प एक बयान है, बिल्कुल बिल्कुल आखिर में मैं याद दिला रहा हूं, एक बयान बहुत दिलचस्प आया है। पूरी दुनिया में नेतन्याहू के जंगी जराइम की वजह से नफरत और इंटरनेशनल अदालत की तरफ से वारंट, ये सब होने के बावजूद अभी जो कल मुलाकात हुई है ट्रंप की और नेतन्याहू की, तो ट्रंप ने ये कहा कि अगर नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ना होता तो इजराइल का वजूद खत्म हो जाता, यहां तक ट्रंप ने बात कह दी। तो यह वजूद को जो खतरा ईरान की तरफ से हमेशा बताया जाता है, क्या अगर कोई जंग छिड़ी तो वाकई इजराइल को वजूद का खतरा रहेगा? क्या लगता है पिछले नुकसान के सामने देखते हुए? नहीं, ये बिल्कुल गलत असेसमेंट होगा और ये धमकी देने के लिए और अपने मुल्क के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसकी वजह से ये बयान दे रहे हैं। जब तक अमेरिका की पुष्टपनाही है इजराइल है। उस दिन अमेरिका की पुष्टपनाही खत्म होती है, उस दिन इजराइल खत्म हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि अब ममदानी जैसे लोग इलेक्शन जीतने लगे हैं वहां पर। अब पब्लिक का मूड इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर है, लेकिन वहां की इजराइल लॉबी क्या ऐसा होने देगी, इस रास्ते पर मुल्क को चलने देगी, ये एक बड़ा सवाल है। कोई अगर कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर कुछ और कहना चाहें अभी, एक 30 सेकंड या कहना है कि ममदानी अकेले थे जिन्होंने इजराइल जाने से इनकार कर दिया। जी बिल्कुल, बाकी सारे कैंडिडेट्स ने पहली बार में ही कह दिया कि हम सबसे पहले इजराइल जाएंगे।
और उसके इन्होंने बावजूद और ममदानी ममदानी ने न सिर्फ इजराइल जाने को इनकार किया, बल्कि यह कहा कि न्यूयॉर्क अगर नेतन्याहू आए तो हम गिरफ्तार भी करेंगे, और उसके गिरफ्तार बावजूद इलेक्शन जीते हैं। तो ये एक तब्दीली, बड़ी तब्दीली है अमेरिका में, जहां यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी है और वहीं सारे टाइकून्स, बिजनेस टाइकून्स भी वहीं बैठे हैं। वहां पर ममदानी का जीतना अमेरिका के फ्यूचर में कोई तब्दीली की तरफ जरूर इशारा है। आने वाला वक्त क्या होगा बताने की हम कोशिश करेंगे। आज जनाब गौहर रजा साहब ने जो बातें की एंशिएंट कल्चर सिविलाइजेशन की, ईरान, चीन और भारत, वो बहुत ही अहम था, और इंटरप्शंस का भी जिक्र किया। हमें आंखें खोलने के लिए बहुत अहम फैक्ट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।